दोस्तों आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हमने देखा था कि प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फूड प्लांट ने बनाया, ठीक है ना, उस फूड का यूज़ करते हुए प्लांट अपने लिए एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे एनर्जी की प्रोडक्शन वो करते हैं। तो हम ये कंसेप्ट, ये चीज़ें हम आज रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या प्लांट ह्यूमन बीइंग की तरह ब्रीड करते हैं? क्या उनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन होता है? नहीं, हमारी तरह इनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन जैसे लंग्स हो गए, ब्रोंकाइट वगैरह, ये सब चीज़ें तो नहीं होती। ठीक है ना, क्यों नहीं होता? इसका पहला रीज़न एनसीईआरटी कहती है कि हर एक प्लांट ना अपने जो गैसियस एक्सचेंज का जो नीड होता है ना, उसका टेक केयर खुद कर लेता है। सेकेंड जो है ना, इतना ज़्यादा ग्रेट डिमांड गैसियस एक्सचेंज के लिए इनका होता नहीं है। ठीक है ना, जैसे रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए और लीव्स हो गए ना, वो बहुत स्लो रेट से रेस्पायर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल। थर्ड है, ठीक है ना, जो डिफ्यूज़न का जो डिस्टेंस है ना, इतना ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है ना, क्योंकि जो हर एक लिविंग सेल है ना, वो सरफेस के क्लोज लोकेटेड होता है। वही अगर हम थिक और वुडी स्टेम की बात करें तो उसमें ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका जो स्टेप है, पहला स्टेप जो है ना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब पूरा सीक्वेंस को समझो। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस आता है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो हमारा ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनाता है। अब पायरुवेट के अलग अलग फेट हो सकते हैं, ठीक है ना, या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाएगा या वो एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएगा। उसके बाद हम आगे वाला डिस्कशन करेंगे। सो हमारा जो पहला प्रोसेस है उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ये नाम जो है वो 3 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, गस्टाव एमडेम मेयरहोफ एंड जे परनास। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, वो सारे सेल में होता है, चाहे वो आपके यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट के सेल हो, एनिमल के सेल हो, सारे के सारे ये ग्लाइकोलिसिस हो करते हैं। और ये ऑकर होता है साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन रहे होते हैं और इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं। देखो बारीकी से हम चीज़ों को समझते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में एक एटीपी का मॉलिक्यूल ऐड होता है और वो फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है ना, इसमें जो एंजाइम लिंक होता है उसको हम कहते हैं काइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर आइसोमेराइज होकर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बनाता है। इसमें जो एंजाइम लिंक होता है उसको हम कहते हैं आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉर्म करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें जो एंजाइम लिंक होता है उसको हम कहते हैं काइनेज। इसमें भी एक एटीपी का यूज़ होता है। अब आपने यहाँ पे जो देखे स्टेप 1 और स्टेप 3, ये एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज़ होते हैं। इसमें हमें एटीपी का खर्च करना पड़ा, टोटल हमें 2 एटीपी का खर्च करना पड़ा। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो डाईहैप जो है ना वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो, ठीक है, नाउ 6 नंबर स्टेप में हम देखते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, इसमें हमें NADH मिलता है। ठीक है ना, इसमें हमें NADH मिलता है। इसमें कोई एनर्जी इन्वेस्ट नहीं हो रहा बल्कि हमें उल्टा मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। और देखो ध्यान रखो कि स्टेप नंबर 6 से 10, ठीक है ना, इसमें जो भी कंपाउंड बन रहा है ना, जो भी चीज़ें बन रही है ना, उसको 2 टाइम्स वो 2 बार बनेंगे। इसलिए 2 बार बनेंगे क्योंकि स्टेप नंबर 5 में 3PGAL हमें मिला है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमें मिला है। ठीक है ना, सो आगे जो भी चर्चा होने वाली है ना वो 2 टाइम्स होगी। मतलब देखो कि अगर स्टेप नंबर 6 की बात करो तो 3PGAL, एक 3PGAL जो है वो एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। इसमें एक NADH मिलता है। सो अगर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अगर आए तो हमें 2 NADH मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सेम चीज़ हमें 6 से 10 स्टेप के लिए करना है।
देखो स्टेप नंबर 7 की बात करें तो वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA में कन्वर्ट होता है, इसमें एक ATP बन रहा होता है। उसके बाद 3 PGA आइसोमेरेज होकर के 2 PGA देता है, और 9th स्टेप में 2 PGA पानी निकाल के फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है, और 10th स्टेप में हम देखते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड को बना देता है, एक ATP हमें इसमें मिल जाता है। सो टोटल 6, 7 और 10 स्टेप में हमें 6 में हमें क्या मिला, एक NADH मिला, और 7th और 10th वाले स्टेप में हमें एक ATP मिला। सो टोटल हम देखें सो एक 3 PGAL हमें एक NADH देता है और 2 ATP देता है। सो अगर 2 3 PGAL होंगे तो हमें 2 NADH मिलेगा और 4 ATP मिलेगा, और 2 ATP तो ऑलरेडी खर्च हो गए। सो टोटल 2 NADH और 2 ATP हमें यहाँ पे मिलेगा। नाउ देखो अब जो पायरुविक एसिड बना इसका फेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। देखो इसके 3 फेट हो सकते हैं, या तो वो लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन शो करेगा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करेगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, ठीक है ना। फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन में होता है, प्रोकार्योट्स और यूनिसेलुलर यूकार्योट्स में हो रहा होता है। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे देखिए इथानोलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है वो इथानॉल बनाता है, उसके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, इसमें जो एंजाइम लिंक होता है वो सिर्फ एक ही एंजाइम लिंक होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है ना। और इसमें जो एंजाइम हमें जो एंजाइम इसमें दिख रहा है ना, वो एंजाइम प्रोडक्ट के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है ना। जैसे इथानोलिक फर्मेंटेशन में इथानॉल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और CO2 भी आया तो इसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। सो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सो हमें इसमें 2 एंजाइम्स का यूज़ लेना है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस लगा और लैक्टिक एसिड बना, और इसके एग्जांपल्स होते हैं सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। देखो फर्मेंटेशन से 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज़ रिलीज्ड, ठीक है ना। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा होने लगता है तो ईस्ट अपने आप को क्या कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं। अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो हमने ये देखा कि पायरुवेट जो हुआ ना वो साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है ना। अब मतलब ग्लाइकोलिसिस वाला जो प्रोसेस हुआ ना वो साइटोप्लाज्म में हुआ। अब जो पायरुविक एसिड बना है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। अब यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये होने से पहले इनके बीच में होता है लिंक रिएक्शन। पहले समझ लेते हैं कि TCA साइकिल जो होता है ये पहला प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और जो इसका सेकंड प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा होता है। ध्यान में रखेंगे कौन सा प्रोसेस है और इनकी लोकेशन कौन सी है। अब हम देखते हैं इन दोनों प्रोसेस के बीच देखो इन दोनों प्रोसेस से पहले एक लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। जो लिंक रिएक्शन का मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टार्ट होने से पहले वाला के बीच का रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A जो 2 कार्बन का बना होता है उसमें कन्वर्ट होता है, साथ में ये एक CO2 को निकाल रहा होता है और एक NADH प्रोड्यूस करता है। इसमें देखो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और इसमें जो कोफैक्टर यूज़ होता है वो है Mg2+ का। और इसमें चूँकि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हमें मिल रहा होता है। अभी एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर साइक्लिक पाथवे में चला जाता है। उस साइक्लिक पाथवे को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा होता है ना TCA साइकिल का, वो साइट्रिक एसिड होता है। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, न्यूमेरिक है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कैन इंटेलिजेंट ओम करन सॉल्व सम फॉरेन
माफी ऑपरेशन, कैन से आया सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड से बना आइसोसिट्रेट, ठीक है ना, आइसोसिट्रेट से बना ऑक्जेलोसक्सिनेट, ठीक है ना, इसमें एक CO2 निकल रहा होता है और एक NADH बन रहा होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब देखो ऑक्जेलोसक्सिनेट से बना अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इसमें बना ना, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद बना सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक CO2 निकल रहा होता है और एक NADH निकल रहा होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद कोएंजाइम ए के बाद आता है सक्सिनेट, ठीक है ना, इसमें एक GTP का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सक्सिनेट के बाद आता है फ्यूमेरेट, इसमें एक FADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फ्यूमेरेट के बाद आता है मैलेट और मैलेट के बाद आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब बन रहा होता है तो इसमें एक NADH बन रहा होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल करके सिट्रिक एसिड बनाता है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे थी। सो देखो जब हम क्रेब साइकिल की बात करें, ठीक है ना, जब हम एक क्रेब साइकिल की बात कर रहे होते हैं तो देखो आपका यहाँ पे कितने 2 NADH बने, ठीक है ना, कितने 3 NADH यहाँ पे आपको बनते हुए दिखे, एक FADH2 बना और एक GTP बना, कितने 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP बना, ठीक है, ओके गॉट इट। और ये एक क्रेब साइकिल के लिए है तो दो हमारे पास कितने पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, सो 2 पायरुविक एसिड के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे ATP हमें मिलता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी हमने देखा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो होता ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके नाम प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें याद करना होता है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो इसमें क्या होता है, NADH जो होता है ना वो टूट जाता है NAD+ और H+ में, सो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम कहते हैं FADH2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये भी टूट जाता है और ये टूटने के बाद ये भी H+ देता है और इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। सो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से जो इलेक्ट्रॉन मिला ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है यूबिक्विनोल में। ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं उसको उसमें रिडक्शन होता है, सो यूबिक्विनोन जो है वो यूबिक्विनोल में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 3 जिसको हम साइटोक्रोम BC1 कहते हैं, ठीक है ना, वाया साइटोक्रोम C के वाया कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। साइटोक्रोम C जो है ना एक स्मॉल प्रोटीन है जो आउटर सरफेस, याद करो आउटर सरफेस है इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन में रहता है और ये एक मोबाइल कैरियर है, ठीक है ना, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की बात करें, इसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक है ना। ये इसमें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होता है, इसमें 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, ATP सिंथेज होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ATP सिंथेज होता है। देखो जब एक मॉलिक्यूल NADH का ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 3 मॉलिक्यूल ATP का मिलता है, और जब एक मॉलिक्यूल FADH2 का ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ATP का मिलता है। देखो अभी तक यहाँ पे ना ऑक्सीजन का कोई खास रोल आया नहीं है, ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे जो ATP सिंथेज हमने देखा, ठीक है ना, F0 और F1 चैनल जो हमने देखा, ये हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पिछला चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में था उसमें हमने देखा था। इसको हमने वहाँ पे ये देखा था कि कैसे थाइलाकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है और जब वो बाहर निकलता है उसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे थाइलाकॉइड के ल्यूमन में होता था, यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। और वो जो है ना वो F0 चैनल, F0 क्या है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जहाँ से H+ बाहर निकल रहा होता है, और F1 क्या है, ये हेड पीस है और ये बाहर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जब F0 से एक ATP को फॉर्म करने के लिए 4 H+ को बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाकर के एक ATP का फॉर्मेशन होता है। सो
ये बातें थी ना। अब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करें तो देखो थियोरेटिकली हम क्या देख रहे हैं। थियोरेटिकली हम जितने भी प्रोसेस को अभी देखें कि ग्लाइकोलिसिस है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। हम ये समझते हैं कि जो भी प्रोसेस है ना, प्रॉपर सीक्वेंशियल और प्रॉपर ऑर्डर वे में ये चल रहा होता है, ठीक है ना। एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बना, फिर ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद TCA साइकिल हुआ, उसके बाद ETS हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि NADH जो है वो आगे जाके ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और नॉन ऑफ द इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट बने ना, वो मतलब किसी और प्रोसेस में जा कर के कुछ और सिंथेसिस कर नहीं रहे हैं, ये चीज़ हमने एज्यूम किया, ठीक है ना। और हमने ये चीज़ देखा कि सिर्फ ग्लूकोज की रेस्पिरेशन हमने करके देखी, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो भी एजम्पशंस हमने लिए ना, वो लिविंग सिस्टम के लिए हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ को आप समझें कि जो पाथवे होता है ना, वो साइमल्टेनियसली काम करता है, और ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक काम करे, ठीक है ना। एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ऐसा कुछ लिविंग सिस्टम में होता नहीं है, ठीक है ना। सो हमने जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाई, टोटल हमने जो ATP का काउंट करा, जो टोटल नेट गेन होता है ATP का, वो 38 ATP होता है। वही फर्मेंटेशन की बात करें तो सिर्फ 2 ATP का नेट गेन होता है। NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है स्लोली इन फर्मेंटेशन। NADH जो है NAD प्लस में ऑक्सीडाइज होता है फर्मेंटेशन में, ठीक है ना। एम्फीबोलिक पाथवे की हम बात करें, सुनो, देखो ग्लूकोज जो है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो, और ग्लूकोज को ही हमने पूरा इस चैप्टर में देखा है ना। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही एंट्री मारेगा, बाकी दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे आपके पास फैट्स हो गए, ठीक है ना। फैट्स में क्या आते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन होते हैं, ये भी तो एंट्री कर सकते हैं, ये भी तो सबस्ट्रेट, ये भी तो न्यूट्रिएंट्स है ना। देखो जब फैट एंट्री करेगा ना, वो सबसे पहले तो अपने आप को ब्रोक डाउन करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है ना। ग्लिसरॉल जो है ना डायरेक्टली जो होता है ना, रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में चला नहीं जाता, बल्कि ग्लिसरॉल जो है ना, अपने आप को कन्वर्ट करता है PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन अपने आप को पायरुवेट में, या तो पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकता है, या एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर सकता है, या डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है। देखो, और रेस्पिरेशन को हम जनरली ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो ये एक कैटाबोलिक पाथवे हुआ। लेकिन रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा ये भी तो हो सकता है ना कि उस मॉलिक्यूल्स को किसी और सिस्टम में उसका यूज़ करने के लिए बुला लिया जाए, ठीक है ना, या किसी चीज़ की सिंथेसिस करने के लिए उसको ले लिया जाए, ठीक है ना। तो ये कैटाबोलिक तो है ही, उसके साथ साथ अगर इसको सिंथेसिस करने के लिए बुला लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो फैटी एसिड जो है ना, फॉर एग्जांपल मान लो बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ी कि फैटी एसिड बनाते हैं, तो फैटी एसिड बनाने के लिए हमें एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए। तो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से इसने क्या कर दिया, एसिटाइल कोएंजाइम इसने ले लिया। सो एसिटाइल कोएंजाइम ले करके इसने क्या बना दिया, फैटी एसिड बना दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। तो हम रेस्पिरेशन में देखते हैं कि ये सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों साथ में हो रहा है, और जब दोनों साथ में हो रहे होते हैं ना, इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 न्यूमरेटर में होता है, और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम ये डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना। डोंट बी कंफ्यूज। ना कार्बोहाइड्रेट्स की जो RQ की वैल्यू होती है वो 1 होती है। फैट्स का एग्जाम्पल ट्राईपैल्मिटिन, इसका जो RQ का वैल्यू होता है वो 0.7 होता है, और प्रोटीन का अप्रोक्सीमेटली 0.9 होता है, ठीक है ना। और ध्यान में रखिए, प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स,